हाय एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 से साइंस का चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये वीडियोस मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ, पर चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड में कोई चेंज नहीं आया है। तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर सेकंड। ओके फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ पढ़नी होंगी आपको। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। So you have learnt in previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and base. ओके एसिड और बेस क्या देते हैं, टेस्ट देते हैं, सोर या फिर बिटर। सोर मतलब खट्टा टेस्ट, बिटर मतलब कड़वा टेस्ट। ओके अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो आप उसको इन तीनों में से क्या देंगे? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। एसिडिटी हुई है मतलब हम उसको और एसिड तो नहीं देंगे, हम कोई ऐसी चीज़ देंगे जो बेसिक नेचर की हो, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। तो एसिड को ख़त्म करने के लिए हमको क्या देना होगा? कुछ बेसिक सॉल्यूशन देना होगा। तो बेकिंग सोडा क्या है यहाँ पे? बेसिक है, क्योंकि लेमन जूस तो खट्टा होता है, विनेगर भी खट्टा, तो ये दोनों कैसे हो गए? एसिडिक हो गए। ओके तो जब हमने बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को चूज़ किया तो हमने उसकी कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में सोचा? हमने ये सोचा कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ओके तो हमने यहाँ पे अपनी नॉलेज को यूज़ किया किसी चीज़ को, इस चीज़ को जानने में कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ओके तो हम क्या टेस्ट किए बिना भी पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है? ओके तो अब देखते हैं कैसे। You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं लिटमस के बारे में कुछ। ओके लिटमस अगर पहले से ब्लू है और उस पर हम एसिड डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। लिटमस अगर पहले से रेड है और उस पर हम बेस डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। ओके तो ये हो गई लिटमस की प्रॉपर्टी। तो अब लिटमस क्या कर रहा है? वो हमको इंडिकेट कर रहा है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो लिटमस क्या हो गया? नेचुरल इंडिकेटर हो गया। ऐसे ही टर्मरिक यानी कि हल्दी, हल्दी भी यही काम करती है। कैसे करती है? जब हमारे कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है, जैसे हम कहते हैं स्टेन ऑफ करी, ये देखिए यहाँ पे स्टेन ऑफ करी, सब्जी का दाग, सब्जी में हल्दी होती है तो वो दाग येलो कलर का हो जाता है। फिर जब हम उस पर सोप लगाते हैं, सोप क्या होता है? एक बेस ही होता है। तो हल्दी पर जब हम बेस लगाएंगे तो वो भी अपना कलर चेंज करेगी, रेडिश ब्राउन। लिटमस के अलग कलर्स हैं, ब्लू और रेड, और हल्दी के अलग कलर्स होते हैं जब एसिड और बेस डालने पे। ओके तो हल्दी पे अगर हम बेसिक चीज़ डालते हैं बेस, तो वो रेडिश ब्राउन कलर हो जाती है। और जब हम कपड़े को वॉश कर देंगे बहुत सारे पानी से तो पूरा सोप हट जाएगा, तो वापस अपने कलर में आ जाएगी, येलो कलर में। ओके कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन। ओके तो नेचुरल इंडिकेटर्स हमने दो पढ़ लिए, लिटमस और टर्मरिक, और दो हमने सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़ लिए, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं ये जानने में कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। ओके तो हम यहाँ पर लिटमस के बारे में कुछ जान लेते हैं। लिटमस इज़ अ पर्पल डाई, ये पर्पल कलर का डाई होता है। ओके जो हम कहाँ से लाते हैं? एक लिचिन एक प्लांट होता है। किस कैटेगरी का प्लांट होता है? थैलोफाइटा। ओके तो इधर से हम लाते हैं अपना लिटमस। ओके जब लिटमस सॉल्यूशन में हमने कुछ भी नहीं डाला, ना ही एसिड और ना ही बेस, तो वो कौन से कलर का था? पर्पल कलर का। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जितनी आपको चीज़ें बताई हैं, ये इन सब से MCQ बन सकते हैं और 1 वर्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ओके और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि टर्मरिक जो भी हमने पढ़ा, रेड कैबेज लीव्स, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, गिरेनियम। ये सब आपको नाम याद करने हैं, ये इससे भी MCQ बन सकता है या 1 वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके तो इन सब को हम क्या कहेंगे? एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर की डेफिनेशन कोई पूछी जा सकती है MCQ में या 1 वर्ड में, तो आप लिख सकते हैं दो सब्सटेंस विच चेंज कलर और विच चेंज देयर प्रॉपर्टीज़ टू शो एनीथिंग इज एसिडिक और बेसिक, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंडिकेटर्स बोल सकते हैं। ओके
अब हमको एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, पर उससे पहले हमको इसने एक एक्टिविटी करने को कहा है, वो हम देख लेते हैं। तो हमको साइंस लेबोरेटरी से कुछ सामान लेना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर हमको एक कांच में इनको एक एक करके एक एक बूंद इनकी डालनी है और इनके साथ अलग अलग इंडिकेटर्स डालने हैं, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, सब कुछ एक एक करके देखना है। फिर हमको अपने ऑब्जर्वेशंस नोट करने हैं। ओके, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ब्लू लिटमस में अगर हम एसिड डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। तो जब हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ एसिडिक चीज़ें डाली, यानी कि यहाँ पे एसिडिक क्या क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, इन सबको एक एक करके डालेंगे तो इन सब का कलर कैसा होता जाएगा, रेड होता जाएगा। और वहीं जब हम रेड लिटमस सॉल्यूशन लेंगे और इसमें हम बेस डालेंगे, ये सब बेस हैं। ओके, तो इनको डालेंगे तो इनका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ओके, सो दीज इंडिकेटर्स टेल अस whether a substance is acidic or basic by change in color। इन्होंने अपने कलर में चेंज करके बताया हमको कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। ये तीनों चीज़ें लिटमस, फिनोल्फ्थलीन, ऑरेंज और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, ये सब हमको अपना कलर चेंज करके बता सकती हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। और भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कलर नहीं बल्कि स्मेल चेंज करके, ओडर मतलब होता है स्मेल, तो स्मेल चेंज करके बता सकती है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। ओके, तो इस टाइप के इंडिकेटर्स को हम क्या कहेंगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, वन वर्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सम सब्सटेंसेस हुज ओडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, सो हमने हेडिंग देखी थी कि हमको एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो एक केमिकल प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे समझ ली कि नेचुरल इंडिकेटर्स या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स में डालने से ये अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। ये कलर में चेंज दिखाते हैं और स्मेल में भी चेंज करवा सकते हैं इंडिकेटर्स का। तो ये हमने एसिड और बेस की एक प्रॉपर्टी पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, अब हमको यहाँ पे एक एक्टिविटी देखनी है। इस एक्टिविटी में हमको एक प्लास्टिक बैग लेना है, उसमें हमको ऑनियंस डालनी है। ओके, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करके ऑनियंस के, प्याज के हमको डालने हैं और उसमें छोटे छोटे टुकड़े हमको कपड़े के भी डालने हैं, कोई साफ सा कपड़ा। और उस बैग को टाइटली बंद करके हमको रात भर के लिए फ्रिज में छोड़ देना है। ओके, अब ये स्ट्रिप्स प्याज के साथ रखने से तैयार हो गई हैं कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं ये जानने में कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। ओके, तो हम 2 स्ट्रिप्स लेते हैं और उनको स्मेल करके देख सकते हैं, तो उनकी स्मेल प्याज जैसी स्मेल ही आ रही होगी। ओके, फिर उन पर हम एक स्ट्रिप पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और एक स्ट्रिप पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो ये एसिड है, ये बेस है। तो अब देखते हैं उसमें कुछ चेंज आया कि नहीं आया। ओके, फिर हमको उन दोनों कपड़े के टुकड़ों को रिंस करने के लिए बोल रहा है, धोने के लिए बोल रहा है और फिर से उनकी स्मेल को स्मेल करने के लिए बोल रहा है। ओके, अब हमको 2 अलग चीज़ लेनी है, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल। ठीक है, फिर हमको एक टेस्ट ट्यूब में एसिडिक चीज़ लेनी है यानी कि हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, दूसरे में हमको लेना है NaOH यानी कि ये बेसिक चीज़ हो गई। अब इन दोनों में हमको थोड़ा थोड़ा सा क्या डालना है, अपनी फर्स्ट चीज़ वेनिला एसेंस। फिर हमको दोनों का बारी बारी ऑर्डर देखना है, मतलब स्मेल करके देखना है कि वेनिला एसेंस एसिड में डालने पे क्या हो रहा है और वेनिला एसेंस को बेस में डाला तो क्या हो रहा है। ओके, फिर हमको ऐसे ही दोनों को क्लोव ऑयल के साथ भी चेक करना है कि इनकी स्मेल में क्या चेंज हो रहा है। ओके, तो अब हमको कोई बोले कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल बताओ, मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड या बेस डालने पे अपनी स्मेल चेंज कर सकते हैं। तो इनकी डेफिनेशन तो हमने ऊपर देख ली ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, लेकिन एग्जाम्पल लिखना है। तो वो पूछ रहा है कि ऑब्जर्व करके बताओ कि इनमें से किस में स्मेल में चेंज आया। जिसमें स्मेल में चेंज आया तो वो क्या हो गए, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, और वो क्या हो जाएंगे, हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल लिखने में एग्ज़ाम में काम आएंगे। ओके,
अब हमको एसिड और बेस की दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम जानेंगे कि मेटल्स के साथ उनका कैसे रिएक्शंस होते हैं। तो हमें उसके लिए एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। हमको 5 ml क्या लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें जिंक के कुछ टुकड़े डाल देने हैं, ग्रेन्यूल्स डाल देने हैं। फिर अब आपको देखना है कि जिंक के जो टुकड़े थे उनके सरफेस पर क्या चेंज आया। पास द गैस बीइंग इन्वॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। ओके, और इस एक्टिविटी में ये जो हमने अभी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक की ग्रेन्यूल्स यहाँ पर डाले हैं, तो इससे इन्होंने एक ट्यूब अटैच की है यहाँ पे। ओके, तो इस ट्यूब में क्या, इस बेकर में क्या रखा हुआ है, सोप का सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन यानी कि सिंपल पानी में हमने सोप को डिज़ोल्व कर दिया। ओके, तो जब इसमें से जो गैस निकल रही है वो ट्यूब से कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और जब वो यहाँ आ जाएगी तो वो सोप सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाएगी। तो ऐसा मिक्स होने से यहाँ पे क्या निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे। ओके, फिर हमको क्या करना है, बबल्स के पास एक जलती हुई कैंडल ले जानी है, फिर हमको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। और ये एक्टिविटी हमको जब हमने यहाँ पर की तो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो फिर यहाँ पे हमको सल्फ्यूरिक एसिड की जगह दोबारा ये करनी है HCl लेके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके, फिर करनी है HNO3 लेके, नाइट्रिक एसिड लेके, और फिर ये वाला एसिड लेकर। फिर वो बोल रहा है कि सभी के एसिड के साथ सेम चीज़ें हुई या फिर कुछ अलग देखने को मिला। तो इस एक्टिविटी में क्या हुआ, हमने जो मेटल लिया था, यानी कि हमने मेटल में क्या लिया था, जिंक लिया था, और सॉल्यूशन कौन सा लिया था अपन ने, सॉरी ये वाली एक्टिविटी नहीं, हम पहले वाली पढ़ रहे थे। तो इस एक्टिविटी में हुआ क्या, हमने एसिड लिया था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और साथ में मेटल लिया था जिंक। तो जिंक ने क्या किया, जिंक इसके साथ जाके अटैच हो गया SO4 के साथ, और उसने क्या किया, हाइड्रोजन को वहाँ से हटा दिया इसके पास से। तो जो हमने गैस निकली थी, जो हमने कनेक्ट कर दी थी सोप सॉल्यूशन में, वो हाइड्रोजन गैस थी। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे अलग हो गई, और जिंक जो SO4 के साथ मिल गया तो ये बन गया सॉल्ट। तो जब भी हम एसिड को मेटल से रिएक्ट करेंगे तो वो उस एसिड में से हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, और मेटल खुद एसिड से अटैच हो जाएगा, तो वो वहाँ पे बन जाएगा सॉल्ट। तो इस ऐसी एक्टिविटीज़ में क्या मिल जाता है हमको, सॉल्ट मिल जाता है और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। ओके, एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, उसमें भी हमको जिंक लेना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना है। इस बार हमने जिंक मेटल के साथ हमने क्या लिया, एसिड ना लेके बेस लिया। ओके, तो यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे बेस है, तो इसमें भी ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ये सोडियम जिंकेट बन जाएगा। ओके, अब हमको एसिड की एक और प्रॉपर्टी पढ़नी है कि जब एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, और जब एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो एक एक्टिविटी देख लेते हैं। हमको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक में हमको मेटल कार्बोनेट रखना है यानी कि सोडियम कार्बोनेट, दूसरे में हमको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रखना है यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, फिर दोनों को हमको किससे रिएक्ट करवाना था, एसिड से रिएक्ट करवाना था, तो हम दोनों में क्या डालेंगे, एक एसिड जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, दोनों टेस्ट ट्यूब में गैस बनने लगेगी, उस गैस को हमको लाइम वाटर से पास कराना है। ओके, इन दोनों ही रिएक्शंस में जो गैस निकली वो थी हमारी CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों ही रिएक्शंस में पानी निकल कर आया। ओके, तो जब हमने एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया तो भी वहाँ पे सॉल्ट बना। ओके, और जब हमने एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो भी वहाँ पे सॉल्ट बना, सेम चीज़ें बन गई, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा। जो गैस निकली थी उसको हमने लाइम वाटर से पास कराया, ये CO2 गैस निकली थी, तो CO2 को हमने लाइम वाटर से पास कराया, तो वहाँ पे CaCO3 ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया, तो नीचे बैठ गया, और बाकी निकल कर आ गया H2O यानी कि वाटर। ओके, तो ये जो रिएक्शन है ये वाली, इसमें फिर से ध्यान से देखिए क्या हो रहा है।
हम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा रहे हैं, यानी कि दोनों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको क्या बन रहा है, ये वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है और साथ में H2O यानी कि पानी। तो क्या हो रहा है, ये प्रेसिपिटेट है, ये तो नीचे बैठ जाएगा बेकर में और पानी ऊपर रहेगा। ओके, तो हमारे पास दो चीज़ें बनने लगी, ये और वाटर। अगर आप सोचिए, अगर हम ये रिएक्शन बहुत देर तक करते रहें तो क्या होगा, तो फिर ये जो CO2 है जो पहले सिर्फ इससे रिएक्ट कर रही थी, तो वो ये तो पूरा ये कन्वर्ट हो चुका है। तो अब ये CO2 बहुत देर तक हम पास करवाते रहें तो फिर ये किससे रिएक्ट करेगी, इन दोनों चीज़ों से। ओके, तो फिर ये CO2, ये चीज़ तो ख़त्म हो चुकी क्योंकि ये कन्वर्ट हो गई, तो ये CO2 किससे रिएक्ट करेगी, फिर इन दोनों से। देखते हैं कैसे। देखिए, ये CO2 अब इन दोनों चीज़ से रिएक्ट करके क्या बनाएगी, ये। ओके, अब हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, ये सब जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमको सॉल्ट देते हैं, CO2 देते हैं और वाटर देते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन यहाँ पे आपको याद करनी पड़ेगी। कि जब भी कोई भी कार्बोनेट हो, मेटल कार्बोनेट या फिर साथ में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसको हम जब भी एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो तीन चीज़ें मिलेंगी, सॉल्ट, CO2 और वाटर, H2O। ठीक है, ये फार्मूला आप याद करके इस टाइप के रिएक्शंस अगर एग्ज़ाम में आए सॉल्व करने को तो आप कर सकते हैं। अगर ऐसे पूछे कि ये इन तीनों को रिएक्ट करने से हमको क्या मिलेगा तो आप ये तीनों बता सकते हैं। ओके, इस तरह से MCQ या 1 वर्ड क्वेश्चन बन सकता है। अब हमको एसिड की प्रॉपर्टीज़, बेस की प्रॉपर्टीज़ ये देखनी है कि जब एसिड और बेस को एक दूसरे से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। तो हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं। यहाँ पर पहले NaOH लिया है, यानी कि ये बेस है। ओके, फिर हमने लिया है फिनोफ्थलीन, जो कि एक इंडिकेटर होता है जो कलर चेंज करके बताता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक। ओके, तो जब बेसिक चीज़ में फिनोफ्थलीन डालेंगे तो कलर तो चेंज होगा ही। ओके, फिर उसमें उसने एसिडिक चीज़ डालने को बोली है, यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर से देखना है फिर कलर चेंज हुआ कि नहीं। ओके, फिर उसके बाद फिर से बेसिक चीज़ डालने को बोला है, मतलब पहले बेस फिर एसिडिक फिर से बेसिक। तो देखना है कि फिनोफ्थलीन का कलर चेंज होता है कि नहीं होता है। तो इस एक्टिविटी में क्या होगा कि जब बेस डाला सबसे पहले तब तो कलर चेंज होगा, पर जब हम एसिड डाल देंगे तो बेस का जो इफ़ेक्ट था उसको एसिड आकर कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। तो अगर बेस ने कुछ इफ़ेक्ट दिखाया था फिनोफ्थलीन पर तो एसिड आकर उसको कैंसिल कर। तो जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके कैसे बिहेव करते हैं, वो भी यहाँ पर हो गई। बेस है हमारा NaOH और एसिड है HCl। तो देखते हैं क्या होगा। ये रहा बेस और ये HCl, तो ये बन जाएगा NaCl और ये H2O। NaCl सॉल्ट है और H2O वाटर है। तो एसिड और बेस को रिएक्ट करवाने से हमको क्या मिल रहा है, सॉल्ट और वाटर। ये बिल्कुल याद रख लीजिए ये चीज़, एसिड प्लस बेस क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड की। वो ये है कि एसिड को जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो हमको यहाँ पे एक मेटल ऑक्साइड लेना है, जो कि हमने कॉपर एक मेटल होता है तो उसका ऑक्साइड ले लिया, कॉपर ऑक्साइड। फिर हमको इसमें एसिड डालना है तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। फिर देखना है कलर चेंज होता कि नहीं। तो हमने देखा कि कलर ब्लू ग्रीन होने लगा है। ये क्यों होने लगा, क्योंकि रिएक्शन हुई। ओके, तो यहाँ पे कलर भी चेंज होने लगा और जो कॉपर ऑक्साइड था ये भी अच्छे से डिज़ोल्व हो गया। ओके, जो बना प्रोडक्ट क्या बना, कॉपर सेकेंड क्लोराइड, जो कि क्या है, सॉल्ट है, और वाटर भी बन गया। तो एसिड और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करवाने से भी क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ये देखिए, ये जो ब्लू ब्लू से लिखे हुए हैं जो हमने यहाँ पे पहले भी देखा, ये
इनको रट लीजिए और इनके साथ में एग्जाम्पल्स भी रट लेना आप। ओके, फिर ये हमको यहाँ पे बोल रहा है कि जो ऊपर हमने रिएक्शन पढ़ी उसको हमको लिख के दिखाना है। ओके, सिंस मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। ये कह रहा है कि जब हमने एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया था तो भी सॉल्ट एंड वाटर बना था, फिर जब हमने मेटल ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन करवाया तो भी सॉल्ट एंड वाटर बना। तो दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट कॉमन है, सॉल्ट एंड वाटर। दोनों रिएक्शन में एक एक रिएक्टेंट कॉमन है, उसमें भी एसिड था, इसमें भी एसिड है। दोनों में अलग अलग क्या था, उधर पे बेस था और ये क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड। तो जब प्रोडक्ट एक सा दे रहा है तो जो बेस का काम है वही काम इसने किया होगा, मेटेलिक ऑक्साइड ने। तो मेटेलिक ऑक्साइड भी किस नेचर के कहलाएंगे, बेस नेचर के। ओके, बेसिक नेचर के ये प्रूफ होगा यहाँ से, क्योंकि बेस जो काम करता है एसिड के साथ मिलने से वही काम ये कर रहे हैं एसिड के साथ मिलने से, सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये भी क्या हुए, बेसिक नेचर इनका पता चल गया अपन को। ओके, अब हमको पढ़ना है कि सभी एसिड्स में और सभी बेस में कॉमन क्या होता है। एसिड और बेस में कॉमन नहीं, लेकिन जो सारे अलग अलग एसिड्स हैं उनमें क्या कॉमन है और जो सारे अलग अलग बेस हैं उनमें क्या कॉमन है। तो हम सब जानते हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। जैसे कि जब भी एसिड को हम मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल कर आती है, तो हाइड्रोजन उनमें क्या निकल कर आती है, कॉमन। अब हम यहाँ पे एक एक्टिविटी देखने को बोल रहा है, इसमें हमको ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। ओके, 100 ml का बेकर लेना है, उसमें 2 नेल्स लगानी है, नेल्स यानी कि कील लगानी है। उसको हमको एक बैटरी से और बल्ब से कनेक्ट कर देना है। फिर हमको उसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, फिर देखना है बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। फिर हमको रिपीट करना है उसमें, तो फिर इसमें हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्राई करना है। फिर हमको उसमें ग्लूकोज और अल्कोहल डाल के भी ट्राई करना है कि किसी भी केस में बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता है। तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब हमने एसिड डाला तभी बल्ब ग्लो हुआ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस हो रही है, जब हम एसिड यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये क्यों होता है, देखिए जैसे हमारा एसिड था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो इसमें कैटायन होते हैं, एनायन होते हैं। कैटायन मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज हो। यहाँ चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ओके, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, वहीं क्लोरीन ने उसका इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज है। और लेन देन की वजह से ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इसलिए ये एक बॉन्ड मॉलिक्यूल कंपाउंड बना है HCl। हाइड्रोजन की आयन होने की वजह से इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। फिर उसने यही एक्टिविटी बेस लेके ट्राई करने को कहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और रिजल्ट्स पूछे हैं। ओके, अब हमको नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है एसिड की, कि उसको व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। जब भी किसी एसिड को हम वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, और बेस को हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी देख लेते हैं। हमने लिया है NaCl जो कि एक सॉल्ट है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल लिया है। फिर उसके ऊपर से हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, मतलब हम सॉल्ट पर एसिड डाल रहे हैं। फिर देखना है कि कोई गैस निकल रही है क्या। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिटमस लगा लेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। लिटमस पेपर लगाएंगे तो देखेंगे अगर उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। वही हमको ड्राई HCl और HCl सॉल्यूशन के साथ भी ट्राई करना है और देखना है कि वो किस कैरेक्टर के हैं। ओके, तो इस एक्टिविटी में हमने 2 चीज़ें ली थी, H2SO4 और सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है Na सोडियम Cl क्लोराइड। तो H2SO4 और सोडियम क्लोराइड। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। HCl में जो हाइड्रोजन के आयंस बन रहे हैं ये वाटर की प्रेजेंस में ही बन सकते हैं। ओके, HCl से H+ का आयन अलग हो जाता है।
ओके, पर ये वाटर की एब्सेंस में नहीं हो सकता। ओके, तो हाइड्रोजन के आयंस इस प्रकार से अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके H3O+ बन जाते हैं। तो इसको हमको हमेशा इस तरह से ही शो करना चाहिए। वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O+ और H aqueous ion in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. तो हमने जब एसिड को वाटर से रिएक्ट करवाया तो देख लिया क्या बनता है, आयंस बन जाते हैं। पर अब हमको बेस को वाटर में करवाना है। हमको पढ़ना था एसिड का और बेस का, जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। तो एसिड का हमने देख लिया, अब हम बेस का देख लेते हैं। बेस में भी आयंस बन जाते हैं, Na का और ये OH का अलग से बन गया। ओके, दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर और दिए गए हैं। ओके, तो बेस क्या कर रहा है, OH का आयन बना रहा है वाटर में। ओके, बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। तो इस टाइप के बेसिस को हम क्या कहेंगे, एल्कलीज। यहाँ से एल्कलीज की डेफिनेशन आ सकती है, यहाँ से इसको रट लीजिए। बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ओके, all bases do not dissolve in water and alkali is a base that dissolve in water. They are soapy to touch. जो एल्कली होते हैं वो सोपी होते हैं, यानी कि साबुन जैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे, और कोरोसिव नेचर के होते हैं, यानी कि उसमें जंग लग सकती है। उनको कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए, टच नहीं कर सकती, वरना आपको लग सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। ओके, तो हमको बताना है टेबल 2.1 में कौन से बेसिस एल्कलीज है। तो हमको अब बेस को हम जब वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तभी तो पता चलेगा कि वो एल्कली है या फिर नहीं है। ओके, तो हमने देख लिया एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट और वाटर बनता है। ओके, अब यहाँ पे समझने के लिए दिया गया है, जब हमने एसिड को वाटर से रिएक्ट कराया तो उसने H+ दिया, और जब बेस को वाटर से रिएक्ट कराया तो उसने OH- दिया। अब हमने पहले जो पढ़ा था, एसिड और बेस को जब आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट देता है और वाटर देता है। एसिड क्या होता है, वहाँ पे H के साथ कोई भी X मान लेते हैं, जैसे हम Cl लगा देते हैं या सल्फ़र लगा देते हैं, क्लोरीन सल्फ़र, तो सब सारे एसिड्स में H ज़रूर होता है। ओके, तो यहाँ पे H के साथ हम X ले लेते हैं, कुछ भी X मतलब Cl भी हो सकता है, सल्फ़र भी हो सकता है। ओके, और बेस क्या होता है, बेस में OH ज़रूर होता है, और यहाँ पे M की जगह कोई भी मेटल होता है, सोडियम, जैसे कि NaOH होता है एक बेस। ओके, तो यहाँ पे देख लिया आपने। तो यहाँ पे फिर क्या बन जाता है, HOH, ये H2O ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, 2 H और 1 O, और यहाँ से X और M मिलकर सॉल्ट बन जाते हैं। ओके, तो इसीलिए जब H+ और H+ यहाँ से ले लेंगे, OH- यहाँ से ले लेंगे, तो ये बच के फिर क्या बनेगा, H2O ही तो बनेगा। देखिए X और M तो सॉल्ट बन जाते हैं, बचता क्या है, H और OH यहाँ से, तो ये वाटर बन जाता है। पर जब हम H और OH को ले लेंगे तो ये वाटर ही तो बना। यही तो बताना चाह रहा है कि H और OH क्या बन जाते हैं, वाटर। यहाँ से HOH बन गया वाटर, H2O। ओके, अब हमको फिर से एक एक्टिविटी करके देखनी है। हमको वाटर लेना है और उसमें H2SO4 डालना है, यानी कि एसिड डालना है। तो हम यहाँ पर वाटर और एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं, देखना है टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर गर्म हुआ है तो एक्सोथर्मिक, ठंडा हुआ है तो एंडोथर्मिक। फिर यही एक्टिविटी हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करनी है, मतलब वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला रहे हैं, यानी कि वाटर और बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं। फिर से हमको देखना है टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है कि जब हमने एसिड और बेस को वाटर में मिलाया तो दोनों ही रिएक्शन कैसे थी, हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कि बहुत सारी हीट निकल रही है। ओके, तो जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लें या सल्फ्यूरिक एसिड
जब इन दोनों एसिड को हम वाटर से मिलाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही हीट निकलती है, इसलिए हमको वहाँ पे केयर रखनी पड़ेगी अपनी। ओके, और स्लोली मिलाना पड़ेगा, नहीं तो स्प्लैश हो सकता है, वो इधर उधर फैल जाएगा, इतनी ज़्यादा हीट निकलती है। चाहे हम एसिड मिलाएं वाटर में या बेस मिलाएं, हीट निकलती है। तो दोनों रिएक्शंस कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। ओके, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। ज़्यादा हीटिंग की वजह से जो भी आपने कंटेनर लिया है वो भी ब्रेक हो सकता है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड, ये यहाँ पे वार्निंग का साइन भी उसमें दिया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बॉटल्स। ओके, मिक्सिंग इन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयन। जब भी हम एसिड या बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें आयन्स कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, एक जगह। तो वैसे तो वो आयन्स कहीं जाते नहीं हैं, पर वो एक जगह पे जो पहले कंसनट्रेटेड थे वो अब दूर दूर हो जाते हैं। ओके, इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं, कि वो डिज़ोल्व हो गए, डाइल्यूट हो गए। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, जिस भी चीज़ को हम डाइल्यूट बोल रहे हैं मतलब वो चीज़ बहुत कम है और उसमें पानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो एसिड और बेस क्या हो गए, डाइल्यूट हो गए, यानी कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, एसिड बेस कम है। ओके, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, वी नो हाउ। अब हमको देखना है उसकी एक और प्रॉपर्टी कि एसिड या बेस के जो भी सॉल्यूशंस बनते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। हमने देखा है कि हम कैसे इंडिकेटर से पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। वी हैव ऑल्सो लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ H+ और OH+ आयन्स। हमने इसके पहले देखा कि हम कैसे उसमें से H+ और OH आयन्स निकलते हैं और हम कैसे उनको डाइल्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वाटर आ जाता है तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं। कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, क्या हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में कितने आयन थे और अब कितने हैं। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज, उसी से पता चल जाएगा कि वो एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके लिए हमको एक यूनिवर्सल इंडिकेटर चाहिए विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। तो वो बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर बन सकता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन अ सॉल्यूशन। अभी हमने देखा कि लिटमस का कलर चेंज होता है, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू। तो अब हमको पता करना है कि कोई चीज़ पता तो चलेगी कि वो एसिडिक है या बेसिक है, पर वो कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है ये हमको कैसे पता चलेगा। अगर ब्लू कलर हो रहा है तो मतलब वो बेसिक है, तो लाइट ब्लू है तो कम बेसिक है, डार्क ब्लू है तो ज़्यादा बेसिक है। तो जितना डार्क होता जाए उतना सॉल्यूशन बेसिक है। इससे पता चल सकता है कि वो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ओके, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल। तो वो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर बना उसको हम बोलते हैं pH स्केल। P का मतलब होता है पोटेंस, जो कि जर्मन वर्ड है, उसका मतलब होता है पावर। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 मतलब होता है वेरी एसिडिक टू 14 वेरी एल्कलाइन। अगर 0 है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। ओके, 14 है तो बहुत ज़्यादा बेसिक है। ओके, pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, तो pH में 0 से लेके 14 तक नंबर है, तो वो बताते हैं कि जो आपने उसके ऊपर सॉल्यूशन डाला है वो एसिडिक है या बेसिक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज़ द pH वैल्यू। हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है यानी कि H+ ज़्यादा है। H का ज़्यादा होना मतलब एसिडिक ज़्यादा होना, और ज़्यादा एसिडिक मतलब होना कि 0 की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। ओके, अगर इस तरह से है 0 1 फिर करते करते अपन 5 तक पहुँचे, 14 तक पहुँचे, तो ज़्यादा एसिडिक है तो वो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे एसिडिक होगा, और ज़्यादा बेसिक है तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके, तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा एसिडिक, तो उसकी वैल्यू
कम होती जाएगी। ओके, यहाँ से पीएच स्केल की डेफिनेशन ज़रूर याद कर लें, ये पूरा पैराग्राफ काम का है। ओके, द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज़ 7। 0 से 14 के बीच वाला वैल्यू कौन सी है? 7। तो 7 मतलब ना ही वो ज़्यादा एसिडिक है और ना ही ज़्यादा बेसिक है। वैल्यूज़ लेस देन 7 ऑन pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो वो हमको बता रहा है कि एसिडिक होता जा रहा है, और 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो मतलब वो बेसिक होता जा रहा है, यानी कि OH माइनस का आयन ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो उससे पता चलेगा कि वो कितना बेसिक है, कितना एल्कली है। 14 मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक, 13 मतलब उससे कम बेसिक। तो इससे हमको हेडिंग क्या थी इसकी? हेडिंग थी स्ट्रॉन्ग। कितना स्ट्रॉन्ग है एसिड और बेस। तो पीएच इंडिकेटर ने, ये हमारी पीएच स्केल ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है वाली। ओके, ये कुछ इस तरह से इसको देख लीजिए। ओके, ये डायग्राम भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर पीएच स्केल को डिस्क्राइब करने का क्वेश्चन आता है तो। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों की पीएच स्केल पे यूज़ करके पता करने की कोशिश की है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा एसिडिक है, बेसिक है। तो ये जितने भी टोमेटो जूस है ये तो एसिडिक नेचर का ही है। ओके, लेमन जूस भी एसिडिक है, ये NaOH अपना बेसिक है, ये एसिडिक है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ से याद नोट करने को दी गई हैं। ओके, ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन्स एंड OH- आयन्स। एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें जितने ज़्यादा H+ आयन्स होंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग है। बेस में जितने ज़्यादा OH- आयन्स होंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें और एक दूसरा एसिड ले लें एसिटिक एसिड, हमने यहाँ पे 2 एसिड लिए हैं, दोनों में से किसी एक में ज़्यादा H+ आयन होंगे, किसी एक में कम होंगे। तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा दूसरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब हमको देखना है कि पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। प्लांट्स और एनिमल्स को सेंसिटिव इसके लिए होते हैं या नहीं होते हैं। तो हमारी नॉर्मल बॉडी का पीएच रेंज क्या होता है? 7 से 7.8, मतलब ये न्यूट्रल, ना ही ज़्यादा एसिडिक ना ही ज़्यादा बेसिक। ओके, अगर जो रेन हो रही है उसमें ज़्यादा H+ आयन्स हैं, वो ज़्यादा एसिडिक है तो हम उसको एसिड रेन कहते हैं। और जब ये पानी रिवर्स में फ़्लो करता है तो वो पानी भी एसिडिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, और ऐसे में एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स का सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। एसिड्स इन अदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट पे एसिड का क्या नेचर है देख लेते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये वीनस प्लैनेट है, इस पर बहुत ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड है। तो आप सोच सकते हैं वहाँ पे लाइफ होगी कि नहीं होगी। जब इतना एसिडिक है तो कोई लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, आपके बगीचे में सॉइल का पीएच क्या है। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। जैसे हम ह्यूमन से हमको एक न्यूट्रल चाहिए, ना ज़्यादा एसिडिक ना ही बेसिक, ऐसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रल चाहिए। टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द, ये बोल रहा है कि आप जगह जगह से मिट्टी इकट्ठी करिए और उसका pH नोट करिए। ओके, अलग अलग रीजन्स का बहुत दूर दूर जाके, तो ये तो अभी पॉसिबल नहीं है। एक एक्टिविटी देख लेते हैं। हमको सॉइल लेनी है, टेस्ट ट्यूब में डालनी है और उसमें वाटर डाल देना है। फिर हमको उसको शेक करना है, मतलब कि अच्छे से मिक्स करना है। फिर हमको उस टेस्ट ट्यूब में रख लेना है। फिर हमको उसका pH चेक करना है, तो फिर देखना है pH उसका क्या आया। ऐसे हमको सॉइल का pH पता चल जाएगा। ओके, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में pH कैसा होता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टोमक में ही एसिड प्रोड्यूस होता है, ये बहुत अच्छा फैक्ट है। हमारे स्टोमक में ही निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है। ये डाइजेशन में हेल्प करती है और ये हमारे स्टोमक को नुकसान भी नहीं करता। जब हमको खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो स्टोमक बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है खाना डाइजेस्ट करने के लिए, और इसी से हमको थोड़ा थोड़ा पेन और
इरिटेशन होने लगता है। इस पेन से बचने के लिए हम थोड़ा सा अपनी बॉडी में बेस लेते हैं, जैसे एंटासिड्स, ठीक है, जो कि हमने इस चैप्टर में सबसे स्टार्टिंग में देखा था कि हमको जब एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं। तो देख लीजिए एसिडिटी कैसे हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में खुद एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हमको खाना डाइजेस्ट नहीं होता। ओके, तो हम जब बेस लेते हैं, इनो पीते हैं, ओके, ये इनो एक तरह का बेस है, तो जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया था उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, माइल्ड बेस, ये भी इस चीज़ के लिए इनो के अलावा यूज़ करते हैं हम। पीएच चेंज इज द कॉज ऑफ टूथ डिके। ओके, टूथ डिके यानी कि दांत का सड़ जाना स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन 5.5। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम होता जा रहा है, यानी कि माउथ में एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो टूथ एनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, जो हमारे टूथ एनिमल होते हैं वो इसके बने होते हैं। ओके, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का ही एक टाइप है, जो कि हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यही होता है। इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, ये वाटर में डिज़ोल्व तो नहीं होता, मगर कोरोड हो सकता है, ख़राब हो सकता है जब पीएच बहुत कम हो जाए, जब एसिड मुंह में बहुत ज़्यादा हो जाए। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, हमारे माउथ में अगर बैक्टीरिया आते हैं तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। ओके, अगर खाने के बाद माउथ में खाना रह जाए तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो खाने को ब्रेक करते हैं, शुगर और फूड पार्टिकल्स को, उसके कारण एसिड बनता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन माउथ, खाना खाने के बाद माउथ को अच्छे से क्लीन करने से हम ऐसा होने से बच जाएगा। ओके, बच जाएंगे हम। टूथपेस्ट यूज़ करिए जो कि बेसिक होते हैं, जो हमारी, हम टूथपेस्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो जो एसिड प्रेजेंट है माउथ में वो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके, एक और यूज़ पढ़ लेते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी, हनी बी मधुमक्खी की बात कर रहा है। हनी बी के काट लेने से हमारी बॉडी में एसिड आ जाता है, जिससे हमको पेन होता है, इरिटेशन होता है। फिर हम लगाते हैं बेस जैसे कि बेकिंग सोडा, तो उससे क्या होगा, एसिड का इफेक्ट कम हो जाएगा। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स होती हैं, वो भी अगर लग जाती हैं तो हमारी बॉडी में वो मिथेनॉइक एसिड डाल देती हैं, जिससे हमको बहुत ज़्यादा पेन होता है। नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस, नेचर ने ही हमको न्यूट्रलाइज करने के ऑप्शन दिए हुए हैं। नेटल एक हर्बेशियस प्लांट है, ओके, जो कि जंगल में होता है, वाइल्ड प्लांट है। इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, उसमें कांटे होते हैं, ओके, विच कॉजेज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली, अगर गलती से हम उसमें टच हो जाएं तो वो कांटे हमको चुभ जाते हैं, दर्द होता है, क्योंकि हमको मिथेनॉइक एसिड ने टच कर लिया, हमारी बॉडी में आ गया। और ट्रेडिशनल रेमेडी इज़ रबिंग द एरिया विथ लीफ ऑफ अ डॉग प्लांट, फिर उस एरिया को अगर हम डॉग प्लांट की लीफ से घिसें तो हमको वहाँ पर थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो फिर डॉग प्लांट किस नेचर का हुआ, एसिड को मिटाता है वो, तो वो बेसिक नेचर का हुआ। तो अगर एक प्रॉब्लम है एसिड की, तो नेचर में ही उसका सॉल्यूशन है बेसिक नेचर का। ओके, सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर, इफ़ अगर आपको ये हो जाए तो आपको पता है क्या करना है, आपको डॉग प्लांट लाना है और अपने आप को बचा लेना है। ओके, ये यहाँ पे कुछ नेचुरल चीज़ें बताई गई हैं, विनेगर, ऑरेंज एसिडिक होते हैं ये, ओके, नेचुरल सोर्स, ये सब काम के हैं। ओके, देख लीजिए। अब हमको पढ़ना है सॉल्ट्स के बारे में। प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा कि सॉल्ट कैसे बनता है, जब रिएक्शंस हो रही थी, जब एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट बना, वाटर बना, तो ये हमने देख लिया है। अब हमको उसके बारे में और पढ़ना है। फैमिली ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे एक एक्टिविटी देख लीजिए, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट गिवन बिलो, इन सब के हमको केमिकल फार्मूले लिखने हैं, ये सब सॉल्ट्स के नेम हैं। ओके, तब हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये सब सॉल्ट हमको कौन से एसिड और कौन से बेस से मिले थे। सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस के रिएक्ट करने से।
तो हमको पता करना है कि हमने कौन से एसिड और बेस को रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाया है। ओके, सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू अ फैमिली। अगर जो हमने एसिड और बेस यूज़ किए हैं वो दो सॉल्ट्स में कॉमन आ रहे हैं तो वो सेम फैमिली के सॉल्ट कहलाएंगे। ये हो गया फैमिली ऑफ सॉल्ट। ओके, जैसे कि NaCl और Na2SO4 में दोनों में Na है तो ये सोडियम सॉल्ट्स कहलाएंगे। सोडियम का फॉर्मूला ही होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, अब NaCl और KCl में Cl कॉमन है तो ये क्लोराइड सॉल्ट भी कहलाएंगे। तो इस तरह से जब Na को हम इसके साथ कंपेयर करें तो ये सोडियम सॉल्ट कहलाएगा, NaCl को इसके साथ कंपेयर करें तो ये क्लोराइड सॉल्ट कहलाएगा। ओके, ये इस तरह से होते हैं सॉल्ट फैमिली। सॉल्ट का pH देख लेते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैम्पल्स, इन सब सॉल्ट के सैम्पल्स लेने हैं। चेक देयर, उनको सॉल्युबल करना, उनको वाटर में घोल के देखना है। फिर उसको लिटमस पे डाल के ओके pH यूजिंग अ pH पेपर पे डाल के पता कर लेंगे कि वो कितना एसिडिक है या बेसिक है। अगर 7 के आसपास आ रहा है तो वो न्यूट्रल है। ओके, salts of a strong acid and a strong base are neutral with pH value of 7. Okay, on the other hand जो भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हैं तो उन सॉल्ट्स की pH वैल्यू न्यूट्रल आएगी। ओके, जबकि सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था और वीक बेस लिया था तो उनकी एसिडिक ही होगी। अब देखिए दो चीज़ लेते हैं, एसिड और बेस। अगर एसिड हमने स्ट्रॉन्ग वाला लिया है तो सॉल्ट भी कैसा बनेगा, एसिडिक नेचर का। और अगर हम बेस स्ट्रॉन्ग वाला ले लें तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेस नेचर का। ओके, ओके, अब हम देख लेते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ओके, तो अभी हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो सॉल्ट बनता है उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। उसको वही सॉल्ट है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। तो ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। ये सी वाटर में भी होता है, सी वाटर में और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। ओके, सॉल्ट सिर्फ वाटर में नहीं क्रिस्टल फॉर्म में भी होता है, पर उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो ब्राउन कलर का होता है, तो उसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। यहाँ से रॉक सॉल्ट की डेफिनेशन लिख लीजिए। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप। बायगॉन मतलब बहुत साल पहले, बायगॉन एजेस मतलब बहुत साल पहले जब समुद्र सूख गए तो उसका जो सॉल्ट है वो पत्थर बन गया तो उसे हम रॉक सॉल्ट कहने लगे। ओके, उसको हम माइनिंग करके निकालते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट महात्मा गांधीज डांडी मार्च। महात्मा गांधी की डांडी मार्च में उन्होंने खुद से सॉल्ट निकाल लिया था समुद्र से। ओके, तो वो सोडियम क्लोराइड ही था। ओके, कॉमन सॉल्ट होते हैं अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज़। कॉमन सॉल्ट बहुत डेली यूज़ में आते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ये सब बनाने में हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे हम एसिड और बेस को रिएक्ट करके सॉल्ट या और वाटर बना लेते थे, वैसे ही हम सॉल्ट और वाटर को रिएक्ट करके फिर उनको अलग अलग करके एसिड और बेस भी बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट, इसको हम ब्राइन कहते हैं, उस पर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो टूट जाता है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। देखिए हमने सोडियम क्लोराइड सॉल्ट लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दी और वाटर दिया, तो ये Na है ना, इधर O और H से रिएक्ट करके बेस बन गया, Cl2 अलग हो गया, H2 अलग हो गया, तो यहाँ पे 3 कंपाउंड्स हमको मिल गए। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एज द कैथोड। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है तो उसमें एनोड और कैथोड भी होंगे। ओके, तो सोडियम क्लोरीन हमको एनोड पे मिलता है और हाइड्रोजन गैस हमको कैथोड पे मिलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, कैथोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड। द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर वेरी यूजफुल। ये जो तीनों प्रोडक्ट बने हैं ये काफ़ी यूजफुल हैं। ओके,
तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो क्लोरीन निकली इसका क्या यूज़ है। ओके, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट अ क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। ओके, ऊपर के रिएक्शन में हमने देखा कि क्लोरीन बनी वहाँ पे, फिर इस क्लोरीन को हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं। ओके, कैसे बनता है? एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम पे क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं तो ये ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर की यूज़ क्या क्या है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री में कॉटन और लिनन के कपड़ों को ब्लीच किया जाता है। वुड की पल्प यानी कि लकड़ी को भी ब्लीच किया जाता है फैक्ट्रीज़ में। और हम लॉन्ड्री पे जो कपड़े देते हैं वहाँ भी वो लोग कपड़े धोने के लिए ब्लीच का यूज़ करते हैं। ब्लीच एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, मतलब वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है कुछ रिएक्शंस में, तो कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यहाँ वो ब्लीच यूज़ होता है। ओके, ड्रिंकिंग वाटर में हम ब्लीच मिलाने से कीटाणु मर जाते हैं, ऐसा मानते हैं। ओके, बेकिंग सोडा देख लेते हैं। बेकिंग सोडा कैसे बनता है? वो कॉमनली किचन में यूज़ होता है टेस्ट बनाने के लिए। ओके, समटाइम्स इट इज़ एडिड फॉर फास्ट, जल्दी कुक करने के लिए केक वगैरह होते हैं तो उसमें हम जल्दी पक जाए इसलिए बेकिंग सोडा डाल देते हैं। उसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम पूछा जा सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये रहा उसका फॉर्मूला। ओके, ये दोनों चीज़ें याद कर लीजिए। ओके, सोडियम क्लोराइड पर से हम उसको बना सकते हैं, इस रिएक्शन से ये बन जाता है। तो बेकिंग सोडा बनने की रिएक्शन भी आपको याद करनी पड़ेगी। डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? तो बेकिंग सोडा का पीएच देखा है क्या? कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? तो बेकिंग सोडा एसिड में मिलाने से वो चीज़ न्यूट्रलाइज क्यों हो जाती है? क्योंकि बेकिंग सोडा बेस नेचर का होता है। ओके, वो एक बेसिक सॉल्ट है, वो नॉन कोरोसिव है। ओके, उसमें जंग नहीं लगती। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड। जब उसको हीट करते हैं तो वो ऐसा बन जाता है। ओके, तो इसलिए बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का घर के काम में बहुत यूज़ आता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल। तो बेकिंग पाउडर से क्या बनता है? बेकिंग सोडा से क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर भी बन जाता है। तो बेकिंग सोडा का एक यूज़ क्या है कि वो बेकिंग पाउडर भी बना देता है इस वाली रिएक्शन से। तो बेकिंग पाउडर बनने की रिएक्शन भी आपको यहाँ पे ये वाली याद कर लेनी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ओके, इस रिएक्शन में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो ये जो केक बनता है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। हम जैसा कि जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि हम उसको एक्सहेल करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम। तो अभी अभी पढ़ते टाइम हमको पता चला कि केक वगैरह जब बनता है अगर उसमें हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो इट मीन्स उसमें CO2 बन रही है और CO2 बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा केक वगैरह नहीं खाने चाहिए। एंटासिड्स यानी कि एसिडिटी को मिटाने के लिए जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। ओके, फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग लगती है तो जब बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो वो यूज़ करते हैं लिक्विड का, उसमें भी ये होता है। वॉशिंग सोडा, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से ये भी ऑब्टेन किया जा सकता है वॉशिंग सोडा, और उसकी रिएक्शन ये है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो उसको रिक्रिस्टलाइज मतलब उसको फिर से जमा देने से हमको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। ओके, 10H2O का मतलब क्या है? H2O मतलब तो वाटर, उसके आगे 10 लगा देंगे तो उसका क्या है? ओके, क्या वो Na2CO3 को वेट कर देगा, गीला कर देगा? अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मैन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इनका इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा का यूज़ देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा, यहाँ से वॉशिंग सोडा का हमको रियल नेम पता चलता है।
ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स बनाने में भी यूज़ होता है। क्लीनिंग एजेंट भी है, घर में साफ़ सफाई की जो चीज़ें हम लाते हैं खरीद के उसमें भी ये होता है। ओके, पानी की परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए भी ये यूज़ होता है। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? सॉल्ट अगर क्रिस्टल फॉर्म में है तो वो सच में सूखा होता है, ड्राई होता है कि नहीं? इसके लिए एक्टिविटी देख लेते हैं। हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट को हमको हीट करना है। देख लेना है कि हीट करने के बाद उसका कलर क्या है। ओके, हमको देखना है कि ट्यूब में कुछ बबल्स आ रहे हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स आ रही हैं। ओके, तो ये कहाँ से आ रही? Add 2-3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained from heating. जो भी हमको हीट करने के बाद मिला उसमें हम 2-3 ड्रॉप्स वाटर और डाल देते हैं। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम्स टू ड्राई कंटेन वाटर ऑन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो हमने क्रिस्टल्स लिए थे वो देखने में तो सूखे लग रहे थे, पर जब उनको हमने गर्म किया उनका कलर चेंज हो गया। ओके, क्योंकि उसमें से पानी हट गया, तो इट मीन्स वो दिखने में सूखे लग रहे थे पर उसमें थोड़ा वाटर था। इफ़ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर, पर अगर हम उसमें फिर से पानी ऐड करते हैं जैसा कि हमने एक्टिविटी में किया, तो हम देखेंगे फिर से वही कलर उसका आ जाएगा, ब्लू कलर। ओके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन है। ये एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब हमने मॉलिक्यूल्स के, वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करके रख लेने हैं, फिक्स कर लेने हैं, जो कि सॉल्ट के एक फार्मूला में होते हैं। तो सॉल्ट में कितने, जैसे इस वाले सॉल्ट में 5 हैं, इस वाले में 10 है। ओके, ऑन दी अदर सॉल्ट विच प्रोड्यूसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस जिप्सम। अब हमको पढ़ना है जिप्सम के बारे में। जिस भी सॉल्ट में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, ओके, तो वो जिप्सम होता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को अगर हम हीट करेंगे तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स लूज़ कर देगा। हीट करने से पानी तो उड़ ही जाता है, तो ये जो बनता है उसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर्स भी इसको यूज़ करते हैं जब हमारे किसी को चोट लग जाती है, उसको प्लास्टर बनता है, उसमें भी यूज़ होता है। ओके, ये हमारे घरों में भी यूज़ होता है POP के फॉर्म में। ये उसकी रिएक्शन है। नोट दैट ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड। हाफ पानी का ये हाफ मॉलिक्यूल यहाँ पे शो किया गया है। तो पानी का आधा मॉलिक्यूल हमको कैसे मिल सकता है? तो ये शेयरिंग में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज़। प्लास्टर ऑफ पेरिस टॉयज़ बनाने में, घर के डेकोरेशन सामान बनाने में, POP बनाने में भी यूज़ होता है। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, पर क्या करूँ, चैप्टर भी बहुत बड़ा था और मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। अभी भी आपको लगता है कुछ रह गया है, कुछ डाउट है, तो आप बिल्कुल फ्री होकर मुझे कुछ भी इस वीडियो के बारे में कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख देती हूँ, तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।